नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त धर्मवीर मोगा। आज हम बात करेंगे सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है, और अगर हम बात करें कि सिस्टम एनालिस्ट जो होता है उसके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रोल्स होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलो देखते हैं इस बात को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है, अगर हम बात करें कि सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है, सिस्टम एनालिस्ट। अब इस वर्ड से देखो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एनालिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम को प्रॉपर क्या कर सके, वो एनालिसिस कर सके, उसको प्रॉपर क्या कर सके, वो एग्जामिनेशन कर सके, एग्जामिन कर सके, प्रॉपर उस चीज़ों को क्या कर सके, जान सके क्या इश्यूज हैं, उन इश्यूज को क्या करे वो आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है एनालिस्ट क्या होगा, एनालिस्ट कोई पर्सन ही होगा। क्या होगा? कोई पर्सन ही होगा। ये क्या आपका एनालिस्ट है? ठीक है, ये आपका एनालिस्ट है। ठीक है, एनालिस्ट कौन होगा? जो चीज़ों को डीपली क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, डीपली चीज़ों को क्या करेगा, अगर हम बात करें वेलिडेट करेगा, प्रॉपर एनालिसिस एग्जामिन करेगा, वही कौन होता है? एनालिस्ट होता है, जो क्या करेगा, आपका किसी भी सिस्टम को डीपली जांच करेगा। अगर हम बात करें तो सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है, तो सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है? आपका एक ह्यूमन पर्सन होता है। कौन होता है दोस्तों? एक ह्यूमन पर्सन होता है। ध्यान रखिएगा, कौन होता है? एक ह्यूमन पर्सन होता है जो क्या करता है, आपका जो आपके क्लाइंट से जो रिक्वायरमेंट वो आप लेते हैं, उन रिक्वायरमेंट को, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो, चाहे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो, जो क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट से जो रिक्वायरमेंट गेदर करता है, क्लाइंट से जो आपकी रिक्वायरमेंट गेदर करता है, आपकी रिक्वायरमेंट जो क्या करता है, गेदर करते हैं आप। अब आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये हो सकता है आपकी टेक्निकली हो, या फिर आपकी कौन सी हो, फंक्शनल हो, या नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो, फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो। उन रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली क्या कर सके, उन रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली क्या कर सके, उनको अंडरस्टूड करे, अच्छे से समझे। अगर कोई इश्यूज है, अगर कोई इश्यू है, अगर कोई इश्यू फेस हो रहा है, तो उस इश्यू का क्या करे, वो सॉल्यूशन को प्रिपेयर करे। क्या करे? उस सॉल्यूशन को क्या करे, प्रिपेयर करे। उसे क्या बोलते हैं? हम एनालिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर जब क्लाइंट से जब आप रिक्वायरमेंट गेदर करते हैं, या टेक्निकल रिक्वायरमेंट गेदर करते हैं, या फंक्शनल रिक्वायरमेंट करते हैं, उनमें कोई इश्यूज हैं, या रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर हैं, या कोई रिक्वायरमेंट मिसिंग है, उस चीज़ का प्रॉपरी सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? एनालिस्ट करता है। अब ऑब्वियसली बात है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए कंपनी है, तो उसके अंदर मान लीजिए 10-10 साल के एक्सपीरियंस के 5 बंदे हैं, 7 बंदे हैं, 10 बंदे हैं। हर कोई तो एनालिस्ट नहीं बन सकता। तो एनालिस्ट बनने के लिए, एनालिस्ट बनने के लिए क्या चाहिए? उसमें स्किल्स मौजूद होनी चाहिए। वो स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए? अगर मैं बात करूं आपसे कि एनालिस्ट बनने के लिए आपको सिस्टम एनालिस्ट बनना है, या कंपनी किसको एनालिस्ट बना रही है, तो उसमें क्या मौजूद होनी चाहिए आपकी, उसके अंदर क्या मौजूद होनी चाहिए? उसमें स्किल्स होनी चाहिए। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, आज इंडियन क्रिकेट टीम है, तो उस इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर अगर किसी को कैप्टन बना रहे हैं, उसको कैप्टन बना रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसको कैप्टन क्या हो गया, बॉस हो गया उस टीम का। ठीक है, तो वो क्या एनालिस्ट है, मतलब पूरी टीम को क्या करेगा, वो मैनेज करेगा। अगर मान लीजिए किसी प्लेयर का परफॉर्मेंस डाउन होती है तो उसकी क्या करेगा, उसको एनकरेज करेगा। अगर किसी भी कंडीशंस के अंदर अगर टीम दबाव में है तो उस टाइम पर टीम की कैसे बैलेंसिंग करनी है, ये सब चीज़ें कौन देखता है? कैप्टन देखता है। मुझे किस ओवर में किसको लगाना है, तो उसी टाइप से कंपनी के अंदर आपकी टीम के बीच के अंदर कि किस टाइप से लोगों को प्रॉपर जोड़ के रखेगा, क्लाइंट से कैसे रिलेशनशिप आपका अच्छा रखेगा, ये सब चीज़ें कौन देखेगा? आपका एनालिस्ट देखेगा दोस्तों। तो अब उस एनालिस्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले बात करूं, वो टेक्निकली साउंड होना चाहिए। सबसे पहले बात करें तो क्या होना चाहिए? वो टेक्निकली साउंड होना चाहिए। ये स्किल्स उसमें मौजूद होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स। ध्यान रखिएगा, टेक्निकल स्किल्स का मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है उसको सारी लैंग्वेज का नॉलेज हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबका नॉलेज हो। नहीं, जिस प्रोजेक्ट जो आ रहा है उसमें टेक्निकली किन किन की आवश्यकता है, कौन सी भाषा में बनेगा, कौन सा डेटाबेस यूज होगा, ठीक है, किस टाइप के इसको मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है, ये सब चीज़ें उसको क्या होनी चाहिए? प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, मतलब टेक्निकली वो साउंड होना चाहिए। नंबर टू ध्यान रखिएगा, उसमें बिजनेस स्किल्स होनी चाहिए। कैसे स्किल्स होने चाहिए? उसमें बिजनेस स्किल्स होने चाहिए। बिजनेस स्किल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? बिजनेस स्किल्स का मतलब होता है उसके अंदर प्रॉपर क्या होना चाहिए? नए आइडियाज, नए इनोवेशंस जनरेट करने की उसमें पावर होनी चाहिए कि किस टाइप से हमें बिजनेस की जो प्रोजेक्ट आ गया उसकी वैल्यू को हमें किस टाइप से इंक्रीज करना है, तो वो कौन सी होती है? आपकी बिजनेस स्किल्स होती है। वहीं थर्ड बात करें, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए।
उस बंदे में, उस पर्सन में कौन सी होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई भी चीज़ों को डीपली जांचना, डीपली एनालिसिस करना। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार ये बंदा एनालिटिकल साउंड बहुत अच्छा है, मतलब वो क्या करता है, किसी भी चीज़ की स्टडी करता है तो वो क्या करेगा, बहुत अच्छे से चीज़ों को क्या करेगा, स्टडी करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसका एग्जामिन करेगा, फिर बताएगा कि हाँ इसमें ये इश्यूज है, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, इस वे में कर सकते हैं, ठीक है। अगली चीज़ अगर हम बात करूं तो आप कहेंगे एथिकल स्किल्स होनी चाहिए, उसमें क्या होनी चाहिए, एथिकल स्किल्स होनी चाहिए। दोस्तों एथिकल स्किल्स का मतलब क्या होता है, एथिक्स, एथिक्स से क्या बना, एथिकल बना है। एथिक्स क्या होती है, हमारे को हमारे प्रेडिसर से मिलती है, मतलब पूर्वजों से मिलती है, ठीक है। पूर्वजों से जो ज्ञान मिलता है उसको हम क्या करते हैं, रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, वो एथिक्स होते हैं हमारे। लेकिन यहाँ पर क्या मतलब, पूर्वजों से जो हमें ज्ञान मिलता है या हमें फादर से हमें ज्ञान मिलता है, गेन करते हैं, मतलब पेरेंट्स से जो गेन करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ये तो अपने ये तो कहते नहीं कि तुम गलत काम करना, वो करना, फर्जीवाड़ा करना, नहीं। वो हमेशा क्या करते हैं कि कहीं भी आप काम करो तो आप फेयरली हॉनेस्टली क्या करना चाहिए, आपको क्रॉस करनी चाहिए, वो होती है एथिक्स स्किल्स। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आपको कैसे करना, आपको फेयरली हॉनेस्टली वर्क करना, वो कौन सी होती है, एथिक्स स्किल्स होती है। अगली बात करूं मैं तो आपकी प्रॉपर क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या होता है, अगर आप क्लाइंट से अगर बात कर रहे हो या टीम से बात कर रहे हो या कोई आपको किसी प्रोजेक्ट की पीपीटी को रिप्रेजेंट करना है, तो आपका जो वे ऑफ टीचिंग, जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो बहुत साउंड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिवनेस होना चाहिए। इससे आपका लगभग प्रोजेक्ट जो क्लाइंट से बात करते हो वहीं फाइनलाइज हो जाता है, मतलब आप जो बातचीत करते हो वो प्रॉपर इफेक्टिवनेस होना चाहिए। या मैं सिंपल शब्दों में कह सकता हूँ क्या आपको दोस्तों, कि अगर क्लाइंट, सबसे पहले अगर कहीं भी अपन जाते हैं तो समझिएगा, अगर हमसे कोई ढंग से बात कर रहा है, ढंग से हमें रिस्पॉन्स कर रहा है, तो इसका मतलब हम उससे क्या हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, डेफिनेटली हुए हैं। तो वो होता है कौन सा, आपका कम्युनिकेशन। एंड उसके अंदर इंटररिलेशनशिप स्किल होनी चाहिए। वो चीज़ों को, क्लाइंट हो चाहे वो टीम हो, प्रॉपर उनको क्या कर सके, वो बाइंड कर सके दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करूं तो उसमें क्या होनी चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। मैनेजमेंट स्किल्स का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। मैनेजमेंट स्किल्स का मतलब क्या कहता है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास पहले 3-4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो आपको कौन सी टीम को कौन से प्रोजेक्ट पे कितनी देर लगाना है, ठीक है, या कौन से पर्सन को पूरी जिम्मेदारी देनी है कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर ये देखेगा और आपको पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, काम करवा लेगा। और ये अगर टीम के अंदर आपको प्रॉपर कैसे कम्युनिकेशन को स्टेब्लिश करना है, कैसे उस टीम के अंदर प्रॉपर रिलेशनशिप को क्या करना है, आपको मैनेज करना है, तो ये कौन सी होती है, मैनेजमेंट स्किल्स होती है। तो दोस्तों ये होनी चाहिए क्या, एक एनालिस्ट के अंदर स्किल्स होनी चाहिए। अगर ये स्किल्स सारी मौजूद है तो ही उसको क्या बनाया जाता है, एनालिस्ट बनाया जाता है। हर कोई बंदा एनालिस्ट नहीं बनता, ठीक है, हर कोई बंदा मोटिवेशनल नहीं बनता, हर कोई बंदा क्रिकेटर नहीं बनता। तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, स्किल्स मौजूद होनी चाहिए। वो स्किल्स ये हैं, एक एनालिस्ट के लिए स्किल्स ये हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, उसका नाम है रोल ऑफ एनालिस्ट। एक रोल क्या होते हैं एनालिस्ट के, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। रोल ऑफ एनालिस्ट, रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट। अगर मैं रोल की बात करूं दोस्तों तो यहां पर देखिएगा, सबसे पहला रोल होता है सिस्टम एनालिसिस। पहला रोल होता है टेक्निकल एनालिसिस। कौन सा होता है, टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। दूसरा रोल बात करूं तो बिजनेस एनालिसिस। कौन सा होता है, बिजनेस एनालिसिस। तीसरा होता है कौन सा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। कौन सा होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। फोर्थ होता है आपका कौन सा, इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिसिस। और फिफ्थ होता है द चेंज मैनेजमेंट एनालिसिस, द चेंज मैनेजमेंट एनालिसिस। और नेक्स्ट होता है द प्रोजेक्ट मैनेजिंग। कौन सा था, द प्रोजेक्ट मैनेजिंग। अब यहां से वन बाय वन करके हम सब देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों हमारे सामने कौन सा आपका टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये होता है, ये आपका फर्स्ट रोल होता है ना। अगर हम बात करें तो पहला जो स्टेप होता है वो कौन सा होता है, टेक्निकल एनालिसिस ही होता है। क्योंकि अगर आप आईटी में काम कर रहे हो तो आईटी आपका जो है वो पूरा क्या है, टेक्निकल। आप जब तक चीज़ों को टेक्निकली नहीं समझोगे, आपको कैसे पता होगा कि आप सिस्टम कैसे काम करेगा। तो ये चीज़ आपको होना चाहिए, आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए
ठीक है। टेक्निकली मतलब आप क्या कर सकें, टेक्निकली उसको क्या कर रखें, आपको ये पता होना चाहिए, टेक्निकली अंडरस्टूड करो प्रोजेक्ट्स के रिक्वायरमेंट को, अंडरस्टूड करो, और आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टम कैसे वर्क करेगा, हाउ टू वर्क सिस्टम कैसे वर्क करेगा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि हमें कौन से टेक्नोलॉजी काम में लेंगे, कौन सा डीबी काम में लेंगे, और ये चीज़ें जोड़ने के बाद आपकी इसका कंसेप्ट क्या है, टेक्निकली कंसेप्ट क्या है, कौन से पे क्लिक करें, क्या आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए सिस्टम कैसे काम करेगा, तो ये आप उसके ऊपर काम करा पाएंगे। दूसरा कौन सा है, बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस का मतलब होता है दोस्तों क्या, कि आपके पास प्रॉपर क्या होना चाहिए, न्यू आइडियाज एंड इनोवेशंस आपके पास मौजूद होने चाहिए, जिससे उस बिजनेस की वैल्यू को क्या कर सके, आप इंक्रीज कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। सबसे बड़ा रोल जो होता है अगर हम बात करें तो वो बिजनेस ही होता है। जब तक कंपनी में बिजनेस नहीं आएगा तो कंपनी वर्कर क्या काम करेंगे, क्लियर। उसी टाइप सिस्टम के अंदर सबसे अगर इंपॉर्टेंट रोल है वो कौन सा होता है, बिजनेस एनालिसिस होता है टेक्निकल के बाद। अगला आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का भी काम किसका होता है, आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस की बात करें तो ये भी काम किसका होता है, बिजनेस एनालिस्ट का होता है। मतलब जो क्लाइंट से आप रिक्वायरमेंट गेन करते हो, उस रिक्वायरमेंट को प्रॉपर क्या करना, एनालाइज करना। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई इश्यूज है या कोई मिसिंग है, ठीक है, उसकी क्या करना, आपको प्रॉपर एनालाइज करना है। अगर जैसे सपोज दैट कई बार क्या होता है कि हम किसी को समझाते हैं तब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम प्रॉपर उसको समझा नहीं पाते हैं। ठीक है, कि हमारे मतलब हम समझाना चाहते हैं फिर भी हम समझा नहीं पाते। तो अगर सामने आपके कोई एनालिस्ट है तो वो चीज़ों को क्या करेगा, प्रॉपर चीज़ों को समझेगा, समझने के बाद क्या करेगा, उसको एनालिसिस करेगा। ठीक है, अगला आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिसिस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है कि आप किस टाइप से, अगर मैं एग्जांपल लूँ बिल्डिंग का, कि बिल्डिंग को किस टाइप से बनाओगे, रूम का स्ट्रक्चर क्या होगा, अंदर अगर क्लासरूम का स्ट्रक्चर क्या होगा, या कोई शोरूम का स्ट्रक्चर क्या होगा, यह मतलब होता है। लेकिन यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या है, कि आप एनालिस्ट हो तो आपकी कंपनी के अंदर अगर हम बात करें कि न्यू टेक्नोलॉजी को स्टेब्लिश करना, न्यू टेक्नोलॉजी को क्या करना, इंट्रोड्यूस करना, कि नई टेक्नोलॉजी पे काम कराओ। आपका जो डीबी है अगर पुराना है तो उसको चेंज कराओ। अगर किस लैंग्वेज पे काम कर रहे हो तो वर्जन्स है उनको चेंज कराओ। अगर नेटवर्क की बात करें तो अगर अपडेट करो उनको, वो क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी काम किसका होता है, एनालिस्ट का होता है, कि आप प्रॉपर एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर किस टाइप से आप बना सकते हो, इन चीज़ों के बारे में आपको करना है। अगला आता है चेंज मैनेजमेंट एनालिसिस। चेंज मैनेजमेंट एनालिसिस का मतलब होता है कि इसके ऊपर मल्टीपल टीम काम करती है, मैनी पीपल्स काम करते हैं, मैनेजर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज काम करते हैं। अगर कोई बंदा कंपनी छोड़ के जाता है, ठीक है, उसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस क्या है, ठीक है, या फिर आपका मैनेजमेंट चेंज होता है, हर प्रोजेक्ट का लिए अलग अलग मैनेजमेंट होता है, अलग अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, उन रूल्स को आप क्या करोगे, जनरेट करोगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उस प्रोजेक्ट के ऊपर कोई ऐसा बंदा असाइन करोगे जो आपका ट्रस्टफुल हो और प्रॉपर चीज़ें आपका देखेगा। नेक्स्ट आता है कौन सा, द प्रोजेक्ट मैनेजिंग। इसका मतलब होता है प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग क्या होगी, प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग होगी, प्रोजेक्ट को कब स्टार्ट करना है और कब उसको क्या करना है आपको दोस्तों, एंड करना है। उसके लिए माइलस्टोन क्या होंगे, माइलस्टोन कैसे क्रिएट करते हैं, इन सब चीज़ों को आप देखोगे किसका, और इसका मेंटेनेंस क्या रहेगा, ये सब चीज़ें किस में आती है, आपकी द प्रोजेक्ट मैनेजिंग में आती हैं दोस्तों। क्लियर। अगर हम बात करूँ माइलस्टोन क्या होता है, यहाँ पर छोटी सी बात करें माइलस्टोन क्या होता है, तो यहाँ पे देखिएगा माइलस्टोन का मतलब क्या होता है। माइलस्टोन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज दैट आपको कोई टास्क है, ये टास्क आपके पास टास्क 1, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, ये आपका कोई गोल है या कोई टारगेट है, इसको आपको अचीव करना है एक डिफाइंड पीरियड में, डिफाइंड टाइम पीरियड में। उसको क्या बोलते हैं, माइलस्टोन बोलते हैं। बात समझ में आ गई कि आपने कोई गोल डिसाइड किया कि मुझे इस गोल को, जैसे सपोज दैट आपको किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, तो आपने टारगेट डिसाइड किया कि मुझे इसको 30 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपका एक गोल है, उसको आपने 30 दिन का डिसाइड किया, उस दिन के आप क्या करो, कंप्लीट करो। अगर माइलस्टोन क्रिएट कैसे किया जाता है कंपनी के अंदर, माइलस्टोन क्रिएट कैसे होते हैं माइलस्टोन, उसको देखिएगा। माइलस्टोन क्रिएट करने का मतलब, सपोज दैट आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, आप कोई बिल्डिंग डेवलप कर रहे हो, तो उस पर क्या होता है आपका, जैसे एक बिल्डिंग डेवलप कर रहे हो और इस बिल्डिंग को डेवलप करने में आपका 10 लाख रुपए एक्सपेंसेस आ रहा है। ठीक है, तो आप कॉन्ट्रैक्टर को क्या 10 लाख रुपए एक साथ दे दोगे क्या, नहीं। आप क्या करोगे,
आप ये कहोगे कि भैया इसको स्टार्टिंग में आप कितना पैसा लोगे, उसके बाद कितना काम करने के बाद कितना पैसा लोगे, कितने टाइम में पूरा करोगे, उसके बाद नेक्स्ट चीज़, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, जब बिल्डिंग पूरी बना लोगे, जब चाबी दोगे तो उस टाइम पर कितना पैसा लोगे। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आप माइलस्टोन क्रिएट करते हो। ठीक है, उसमें डिवाइड हो जाता है कि ये 2 3 4 फेज में काम करूंगा, इस फेज को 2 मंथ्स में करूंगा, इसको 1 मंथ में करूंगा, इसको 2 मंथ्स, इसको 2 मंथ्स में। पहली बार मैं स्टार्टिंग में 5 लाख लूंगा, फिर 2 लाख लूंगा, फिर 2 लाख लूंगा, फिर 1 लाख लूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका माइलस्टोन हो गया दोस्तों। ऐसे माइलस्टोन क्रिएट होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक और कमेंट करना। थैंक यू सो मच।